ये आनंद का दिन है। राज्य के एक वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अशोक चव्हाण 2 बार सांसद रहे हैं। उनके आने से महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति मजबूत हुई है। ये रातों रात लिया फैसला नहीं है, बहुत दिनों से सोच विचार चल रहा था। अब अशोक चव्हाण का क्या रोल होगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कांग्रेस से बीजेपी में आए सीनियर लीडर अशोक चव्हाण के लिए कही। तारीख थी 13 फरवरी। 14 फरवरी को बीजेपी ने अशोक चव्हाण को राज्यसभा के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिया। अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में आरोपी हैं और ईडी सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही है। 8 दिसंबर 2008 से 9 नवंबर 2010 तक महाराष्ट्र के सीएम रहे अशोक चव्हाण को इसी घोटाले की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। उस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने युद्ध में शहीद सैनिकों और रक्षा मंत्रालय के स्टाफ के लिए रिहायशी बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया था। इसे कोलाबा में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी नाम से बनाया गया। आरटीआई से खुलासा हुआ कि इसके फ्लैट अफसरों और नेताओं को बहुत कम कीमत पर दे दिए गए थे। 8 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश कर यूपीए की सरकार में जो बड़े घोटाले बताए उसमें भी आदर्श घोटाले का जिक्र था। अब प्रधानमंत्री के 2 बयान सुनिए जो उन्होंने अशोक चव्हाण पर दिए थे। पहला बयान तारीख 6 अप्रैल 2019, जगह नांदेड़ महाराष्ट्र में किस तरह इन्होंने एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की है। शहीदों के परिवार को धोखा दिया था। इससे नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। आप जानते हैं ना वो कौन है। इस तरह के घोटालों पर नजर रखने के लिए हमारी सरकार ने रेरा कानून बनाया है। इससे पहले जैसे काले धन का खेल होता था वह भी कम हुआ है। दूसरा बयान तारीख 30 मार्च 2014, जगह नांदेड़ महाराष्ट्र। अशोक चव्हाण को लोकसभा का टिकट देना क्या कोई कार्रवाई है? इनकी बेशर्मी की हद तो देखो कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उन्हें मतलब अशोक चव्हाण को कोई चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। कांग्रेस के पास सारे आदर्श उम्मीदवार हैं। इन्होंने मां भारती की रक्षा करने वाले शहीदों की विधवाओं को लूटने का काम किया। मैं नांदेड़ और गुरु गोविंद सिंह की पवित्र भूमि पर आज शपथ लेकर जाता हूं कि कारगिल के शहीदों के परिवार को जिन्होंने लूटा है उनको नई सरकार नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री के अलावा महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी कई बार मंच से अशोक चव्हाण पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने ही बीजेपी ऑफिस में चव्हाण को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सिर्फ अशोक चव्हाण ही नहीं, बीते कुछ सालों में कई नेता दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। ईडी, सीबीआई और दूसरी सेंट्रल एजेंसियां उनकी जांच कर रही थी। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करने वाले बीजेपी दागियों को अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर पार्टी में शामिल कर रही है। उनके खिलाफ चल रही जांच ठंडे बस्ते में डाली जा रही है। आज हमने 15 ऐसे नेताओं और उनसे जुड़े केस की डिटेल निकाली, फिर केस का स्टेटस पता किया। अब ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले महाराष्ट्र के नेताओं के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम अजीत पवार का नाम 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले के आरोपियों में शामिल था। यह घोटाला 1999 से 2009 तक अजीत पवार के सिंचाई मंत्री रहते हुआ था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने नवंबर 2018 में अजीत पवार को इस घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया था। 23 नवंबर 2019 को अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत कर बीजेपी से गठबंधन कर लिया और डिप्टी सीएम बन गए। हालांकि यह गठबंधन 80 घंटे ही चल पाया और सरकार गिर गई। अजीत पवार वापस अपनी पार्टी एनसीपी में लौट गए। इसके बाद अक्टूबर 2020 में सिंचाई घोटाले से जुड़ी सारी फाइलें बंद कर दी गई। अक्टूबर 2022 को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने कोर्ट में कहा कि वे फिर से घोटाले की जांच करना चाहते हैं। ईडी ने भी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में अजीत पवार के खिलाफ केस दर्ज किया और पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार एनसीपी तोड़कर मौजूदा शिंदे सरकार में शामिल हो गए। इस बार भी उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिला। केस दर्ज होने के बावजूद ईडी ने उन्हें कभी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। नागरिक आपूर्ति मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में इसी पद पर थे। वे अजीत पवार के साथ 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार का हिस्सा बने। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने भुजबल पर महाराष्ट्र सदन घोटाले का आरोप लगाया था। किरीट सोमैया की शिकायत पर छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल को 2016 में गिरफ्तार भी किया गया था। भुजबल 18 महीने जेल में रहे। हालांकि
सबूत न मिलने पर 9 सितंबर 2021 को उन्हें बरी कर दिया गया। 2019 के चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उन पर अब भी 7 केस दर्ज हैं, जिसमें धोखाधड़ी और डकैती जैसे गंभीर मामले हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे कांग्रेस में थे, तब बीजेपी नेता उन्हें राज्य का सबसे भ्रष्ट नेता कहते थे। 2016 में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार को लेटर लिखकर राणे और उनके परिवार की कंपनियों की जांच की मांग की थी। नारायण राणे पर अविग्ना ग्रुप के मालिक और बिल्डर कैलाश अग्रवाल के साथ मिलकर 300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। ईडीआई ने मामले में जांच शुरू की और कांग्रेस छोड़ने से पहले नारायण राणे को पूछताछ के लिए नोटिस भी दिया गया था। राणे ने 21 सितंबर 2017 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, फिर महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष नाम से एक संगठन बनाया और 15 अक्टूबर 2019 को इसका विलय बीजेपी में कर दिया। इससे पहले 9 अप्रैल 2019 को ईडी ने अविग्ना समूह के खिलाफ चल रही जांच बंद कर दी थी। ईडी ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में कहा कि अविग्ना ग्रुप और नारायण राणे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि राणे को बीजेपी में लाने के लिए केस बंद किया गया है। राणे के खिलाफ ईडी की जांच तेज करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट केतन तिरोडकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 2009 से 2014 तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विधायक रहे प्रवीण दरेकर पर 2015 में मुंबई कोऑपरेटिव बैंक में 123 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था। केस की जांच फाइनेंशियल ऑफेंस ब्रांच को सौंपी गई। प्रवीण दरेकर पर आम आदमी पार्टी के नेता धनंजय शिंदे की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। आरोप था कि दरेकर खुद को मजदूर बताकर लेबर फेडरेशन का चुनाव लड़ते रहे और अध्यक्ष चुने गए। ऐसा करके उन्होंने सरकार और मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को धोखा दिया है। उनके कार्यालय में 123 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई। 2016 में दरेकर बीजेपी में शामिल हो गए, उन्हें पार्टी ने विधान परिषद भेज दिया। 2022 में दरेकर को क्लीन चिट मिल गई। वे अभी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस एनसीपी की सरकार में मंत्री रहे विजय कुमार गावित पर 2004 से 2012 के बीच आदिवासी विकास विभाग की योजनाओं में 6000 करोड़ रुपए के गमन का आरोप था। महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो ने गावित के खिलाफ जांच शुरू की और उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। 2014 में गावित बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी बेटी डॉक्टर हीना गावित को बीजेपी ने नंदुरबार लोकसभा सीट से टिकट दिया था। 15 अप्रैल 2015 को महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने सबूतों के अभाव में विजय कुमार गावित को क्लीन चिट दे दी है। एनसीपी में रहे बबन राव पचपूते 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर में बीजेपी में शामिल हो गए थे। फिलहाल वे अहमदनगर की श्रीगोंडा सीट से विधायक हैं। 2019 में चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे के मुताबिक बबन राव पर 27 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि भारी रिटर्न देने के नाम पर राज्य में 26 पोंजी स्कीम चलाकर बबन राव ने 10 लाख लोगों को ठगा। उन पर हत्या की कोशिश जैसे आरोप भी हैं, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल मंत्री संजय राठौड़ को बीजेपी ने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनाया था। संजय राठौड़ का नाम पुणे की टिकटॉक स्टार पूजा चव्हाण के सुसाइड केस में सामने आया था। मरने से पहले पूजा ने संजय से फोन पर बात की थी। संजय राठौड़ तब वन मंत्री थे। उन्होंने 28 फरवरी 2021 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। संजय राठौड़ उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री थे। 30 जून 2022 को राठौड़ ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मंत्री पद की शपथ ली। 10 जुलाई 2022 को एकनाथ शिंदे ने मीडिया में दिए बयान में कहा कि राठौड़ को महाराष्ट्र पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। 24 मई 2022 को शिवसेना शिंदे गुट के नेता बीएमसी के पूर्व चेयरमैन यशवंत जाधव और उनकी पत्नी विधायक यामिनी जाधव को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत ईडीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले 25 फरवरी 2022 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी जाधव के घर पर रेड की थी। इसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बदली तो जाधव और उनकी पत्नी बीजेपी के साथ आ गए। इसके बाद उन्हें ईडी ने कभी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया और न ही इनकम टैक्स की टीम उनके घर पहुंची। अब बंगाल के नेताओं की बात करते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी कभी ममता सरकार में कद्दावर मंत्री थे। इसी दौरान सीबीआई ने शारदा घोटाले में उनसे पूछताछ शुरू की थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से फेवर लिया था। शुभेंदु बाद में पत्रकार सैमुअल मैथ्यू के नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पैसे लेने के आरोप में फंसे थे।
2017 में ईडी ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि शुभेंदु जब टीएमसी में थे तब एजेंसी उनके खिलाफ जांच कर रही थी। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में जाते ही उन्हें क्लीन चिट मिलने लगी। नारदा स्टिंग मामले में ईडी ने सितंबर 2021 में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम 2022 में ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद बंगाल पुलिस ने शुभेंदु के खिलाफ शारदा घोटाले में जांच शुरू की। शुभेंदु अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष हैं। आसनसोल के कद्दावर नेता और पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी को सीबीआई ने नवंबर 2020 में कोयला तस्करी केस में आरोपी बनाया था। इसके बाद ईडी ने प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर उनके खिलाफ जांच शुरू की। 2 मार्च 2021 को जितेंद्र टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। वे 2011 से टीएमसी में थे। उनके बीजेपी में शामिल होने से पहले तब केंद्र में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने इसका विरोध किया था। सुप्रियो ने कहा था कि कोयला चोर और तस्करों को पार्टी में लाने से नुकसान होगा। ने फेसबुक पर लिखा था कि कोयला तस्करी केस में सीबीआई की कार्रवाई के बाद कुछ नेता बीजेपी में आने की जुगत लगा रहे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसके बावजूद बीजेपी हाईकमान ने तिवारी की एंट्री को हरी झंडी दे दी थी। 2015 में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय पर पैसे लेकर शारदा घोटाले में फंसी चिट फंड कंपनी का फेवर करने का आरोप लगा था। मार्च 2017 को कोलकाता हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया। जांच शुरू ही हुई थी कि मुकुल ने नवंबर 2017 को बीजेपी ज्वाइन कर ली और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। मुकुल रॉय ने दावा किया कि सीबीआई ने इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी है और गवाह के तौर पर सिर्फ पूछताछ की थी। 2021 में मुकुल रॉय बीजेपी छोड़कर फिर से तृणमूल में शामिल हो गए। कोलकाता के मेयर रह चुके सोवन चटर्जी 2014 में हुए नारदा स्टिंग ऑपरेशन के आरोपी थे। सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही थी। 14 अगस्त 2019 को सोवन चटर्जी बीजेपी में शामिल हो गए। करीबन 2 साल तक बीजेपी में रहे। विधानसभा चुनाव का टिकट न मिलने पर नाराजगी जताते हुए 21 मार्च 2021 को उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। इसके बाद 22 मई 2021 को उन्हें सीबीआई ने हाउस अरेस्ट कर लिया था। हालांकि एक दिन में ही उन्हें जमानत मिल गई थी। कांग्रेस और तृणमूल ने आरोप लगाया कि बीजेपी में रहने के दौरान सोवन पर कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी छोड़ते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब बात करते हैं गुजरात, कर्नाटक और असम के नेताओं के बारे में। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पर बीजेपी सरकार के दौरान राजद्रोह समेत 30 केस दर्ज हुए थे। इसकी वजह से हार्दिक को तड़ीपार भी रहना पड़ा था। हार्दिक गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस का आरोप है कि राजद्रोह केस में बचने के लिए हार्दिक ने बीजेपी ज्वाइन की है। ज्यादातर केस में वे बरी हो चुके हैं। देशद्रोह केस में गुजरात हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर 2023 को उनका अरेस्ट वारंट खारिज कर दिया था। जनवरी 2024 में सबूत न मिलने पर हार्दिक को हेट स्पीच के एक केस में बरी कर दिया गया था। हार्दिक अभी विरमगाम से विधायक हैं। कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में वित्त मंत्री रहे हिमंत बिस्वा शर्मा को सीबीआई ने शारदा चिट फंड घोटाले में आरोपी बनाया था। शर्मा पर आरोप था कि उन्होंने शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से हर महीने 20 लाख रुपए लिए ताकि ग्रुप का कामकाज बेरोक टोक चलता रहे। अगस्त 2014 में हेमंत के गुवाहाटी वाले घर पर सीबीआई ने रेड मारी थी। सीबीआई की एक टीम गुवाहाटी के एक मीडिया हाउस के दफ्तर में भी गई। इस संस्था की प्रमुख हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनी की भुयान शर्मा है। हेमंत से आखिरी बार सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी। इसके बाद उन्होंने अगस्त 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। तब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने हेमंत की फाइल बंद कर दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा अभी असम के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद सीबीआई ने उन्हें कभी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। 2008 में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी और बीएस येदुरप्पा मुख्यमंत्री बने। येदुरप्पा पर 2011 में 40 करोड़ रुपए लेकर अवैध खनन को शह देने का आरोप लगा था। लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। मई 2012 को हाईकोर्ट ने येदुरप्पा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। 2012 में येदुरप्पा बीजेपी से अलग हो गए। 2013 का चुनाव उन्होंने अलग पार्टी बनाकर लड़ा था। इससे बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचा और पार्टी सिर्फ 40 सीटें जीत पाई। 2008 के चुनाव में उसे 110 सीटें मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले येदुरप्पा वापस बीजेपी में आ गए। इसके बाद 2016 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने येदुरप्पा समेत 13 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। येदुरप्पा के 2 बेटे भी इस केस में आरोपी थे। अब आप सभी इन दोगले राजनेताओं के बारे में क्या कहेंगे?
कमेंट सेक्शन खुला है, भर भर के दीजिए इनको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।